अब चुप बैठा है, बोल रहा तेरे से पूछ नहीं रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ उसको सुन ले, ध्यान से नहीं सुन रहा तो घर चला जाता है। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ठीक है। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक और एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ये बचपन में पढ़े हुए तुम लोग। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जिसमें खुद खाना अपने आप बनाता है, प्लांट हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगाई हो, कोई भी अगर अपना खाना खुद बना रहा है तो उसको हम मोड को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। खुद सेल्फ सिंथेसाइज करना, खाना बनाने का मतलब नहीं चूल्हे पे बनाना, ठीक है। खुद खाना प्रिपेयर करना, हम खाना खाते हैं किससे, प्लांट से खाते हैं, तो वो प्लांट जो है वो अपना खाना अपने लिए बनाता है, हम खा लेते हैं उसके खाने को, वो एक अलग बात है क्योंकि हमें भी जिंदा रहना, ठीक है, लेकिन हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपना खाना, ठीक। दूसरी चीज एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, क्या होता है, जैसे जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद खाना सिंथेसाइज नहीं करते, हम भी हेट्रोट्रॉप्स हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि खाना कोई और हमारे लिए सिंथेसाइज करके देगा तो हम खाएंगे, ठीक। अब तुम कहो जी हम तो खाना खाते ही नहीं, हम तो सब्जी खाते नहीं, हम तो नॉन वेज खाते नहीं, तो वो भी तो उसी से बना है, ठीक है ना। नॉन वेज कैसे प्रिपेयर करा तुमने, चिकन को मारा पहले, चिकन ने क्या खाया था, दाना, तो जब दाना खाया उसने तो अल्टीमेटली तो सोर्स कहाँ से आई, प्लांट से है, तुम अब कुछ भी खा लो उसके बीच में, ठीक है ना। तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, और ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद करते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तीन तरह के न्यूट्रिशन, पहला है सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो डेड और डीके के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना किससे लेते हैं, डेड डीके से, सड़ी हुई चीजों से निकालते हैं, ठीक है, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा आता है पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक क्या होता है, जब एक जानवर दूसरे जानवर से अपना खाना डिराइव करता है, जैसे तुम्हारे सिर में जू हो जाए, ये तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाए, तो क्या है, तो तुमसे अपना खाना ले रहा है। जैसे पेड़ों में एक तुमने देखा होगा अमरवेल होती है, बेटा रख दे सकते, बंद कर दो। एक होती है अमरवेल। अमरवेल ऐसी वेल होती है जो पेड़ों को ऊपर फैल जाती है सारे में, उसको ढक लेती है पूरी तरह से, पीले रंग के धागे से होते हैं पतले पतले, ठीक है। और वो क्या करती है, उस पेड़ पे से उसका सारा न्यूट्रिशन चूस लेती है, और थोड़े दिन मतलब बड़ा अगर पेड़ है तो साल 2 साल 4 साल में वो पेड़ को खत्म कर देते हैं, क्योंकि पेड़ अपना तो कुछ रह ही नहीं पाता। अब जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो डॉक्टर, पतले से बच्चा है कोई, डॉक्टर सबसे पहले जाती है, कह रहे सर ये ग्रोथ नहीं हो रही इसकी, या पतला है बहुत, खाना लगता नहीं, खाता तो बहुत सारा है, तो डॉक्टर क्या कहेगा, इधर इसके पेट में कीड़े हो रहे हैं, वो उसको दवाई दे देगा, और तुम देखोगे पेट में से कीड़े निकलेंगे उसको, ठीक है, खूब लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे कीड़े निकलेंगे पेट में। पेड़ होता है एक तो पेड़ सबके उसमें होता है, एक टाइम पे निकलता जरूर है, लेट निकले तो जल्दी निकल जाए, किसी के जल्दी निकल जाते हैं, किसी के बहुत सारे होते हैं। तो राउंड वॉर्म्स भी होते हैं, टेप वॉर्म्स भी होते हैं, पिन वॉर्म्स भी होते हैं, बहुत तरह के कीड़े हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर, ठीक है। और वो फिर दुखी करते हैं, दर्द भी करते हैं पेट में, खाना भी तुम्हारा चूस जाते हैं सारा, जितना तुम खाना खाओ, खाना सारा वो खा जाएंगे तुम्हारा, जितनी ज़्यादा मात्रा में पेट में होंगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा खाना न्यूट्रिशन तुम्हारा चूस लेंगे, तो उसको निकाल के बाहर फेंकना जरूरी होता है। ऐसे ही अमरवेल का बता रहा हूँ, उसे हटा दोगे पेट फिर हरा भरा होता है। तो ये होता है पैरासाइटिक। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है, जिसमें जैसे हमारा जो न्यूट्रिशन है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं होलोजोइक में। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, 5 स्टेप में चलता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें क्या है, खाने को उठा के वो मुंह में डाल दें, तो उसके बाद डालने के बाद क्या क्या हुआ, इंजेक्शन करा पहला आपने, पहला वो क्या है इसका स्टेप, इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को अंदर डाल दिया आपने, ठीक है। अब ये हर आदमी का, हर जानवर का अलग अलग तरीका है। हमारे को भगवान ने हाथ दे रखे हैं, इंसान जो है हाथों से डालते हैं, जानवर जीभ से करता है ना। अगर कोई डॉग है, कुत्ता है कोई, तो क्या करेगा, वो जीभ से खाता है सीधा, उसको हाथ से उठा के नहीं खाता है इसलिए। तो जितने भी जानवर हैं वो ज़्यादातर सब जीभ से करते हैं, ठीक है। कुछ जानवर जैसे मंकी है वो हमारी तरह ही खाता है, लंगूर है हमारी तरह ही खाता है, हाथ से यूज़ करता है, हाथ का यूज़ करता है। छिलका केला दे दोगे, भैंस को डालोगे तो भैंस छील के नहीं खाएगी उसे, वो तो सीधा गटक जाएगी अंदर। और उसे दे दोगे बंदर को,
तो वो उसे छील के खाएगा। इंसानों को चिंपैंजी को दे दो वो छील के खाएगा, उसके हाथ है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। होलोजोइक का पहला प्रोसेस क्या होता है? इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा डाइजेशन में क्या होता है। इंजेशन के बाद डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर इजेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सबसे पहले तो इंजेशन ही है, खाना खा लिया हमने। अब वो खाना जो हमने खाया है वो उसकी नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कि हमारे शरीर में खून में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। रोटी का टुकड़ा हमने खाया तो रोटी ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन में गई और वो घुस गई उसमें, ऐसे नहीं होता। क्या होगा, जो जितने भी जिससे भी बनी हुई है वो रोटी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, सब कुछ होता है। अनाज में हर चीज़ होती है, ठीक है। जो तुम गेहूँ खाते हो उसमें ऑयल भी होता है थोड़ी मात्रा में, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके अंदर और क्या बताया मैंने, प्रोटीन भी होता है, क्योंकि बीज है वो एक, कोई भी बीज होगा उसके अंदर प्रोटीन जरूर मिलेगा, ठीक है। अब उसको जब तुम खाते हो तो उसका जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। तो ये क्या कर रहा है डाइजेशन प्रोसेस, उसको तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तोड़ के उसको ऐसा बना देगा कि वो हमारा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा, ग्लूकोज इतना सा कर दिया उसने, तो वो क्या है, छोटा सा होके अब अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, हमारे को एनर्जी देने के लिए। प्रोटीन जो है उसको भी तोड़ दिया उसने, किस में कन्वर्ट कर दिया, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट। प्रोटीन्स जो है वो हमेशा एमिनो एसिड्स में आते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमेशा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो बड़े मॉलिक्यूल से टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में आते हैं। बात समझ में आ गई मेरी? तो बड़े से छोटे में लाने को ही प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। अभी डाइजेशन बताऊंगा मैं कैसे कैसे हमारे शरीर में होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन। जब वो टूट गया, छोटा हो गया, तो हमारे इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम विलाय बोलते हैं, है ना। छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। अगर एक सीधा सा पाइप हो फ्लैट, तो जितना हम खा रहे हैं उसको सरफेस एरिया के पास जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। भाई देखो, समझ लो इसको, अगर मान लो ये ऐसा पाइप होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन केवल ऐसी पाइप होती है सिंपल, तो इसका सरफेस है ही कितना सा, है ना। सरफेस तो बहुत सिंपल थोड़ा सा है इसमें, और खाना खा रहे तो वो क्या होता है, बिना डाइजेस्ट हुए बाहर निकल जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि इसको अब डाइजेस्ट हो भी गया, चलो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड के कांटेक्ट में जितना हिस्सा रहेगा उसमें तो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो खाना, और जो नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा ऐसे डाइजेस्ट बिना यूज हुए हमारे शरीर से। तो भगवान ने क्या वो प्रोसेस करा इसका, जो भाई उसने विलायत देती है हमें छोटी छोटी, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब जैसे हमारे सिर पे है, हमारे सिर का सरफेस तो छोटा सा है, लेकिन उसके ऊपर बाल इतने सारे घने उगा दिए उसने। अब इसी तरह समझो ये विलायत जो है हमारे बाल की तरह है। अब यहाँ सरफेस बढ़ गया हमारा, है ना। इसके टच में जो भी चीज़ हो आएगी वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। विलायत के टच में जितनी भी क्यों, अब विलायत के चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, व्हाट आर ब्लड कैपिलरीज, जो सबसे छोटी थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो, तीन चीज़ें हैं हमारे शरीर में, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। तीन चीज़ें होती हैं। आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, ये सारे ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। ये वो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट से ब्लड को बाहर लेके आती है। हमारा हार्ट पंप करता है ना, तो हार्ट को जो बाहर लेके आने वाली कैपिलरीज वो है ब्लड वेसल्स, उनको हम आर्टरीज बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम सांस लेते रहते हैं हर समय, तो सांस क्यों ले रहे हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथ क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाए। अब ऑक्सीजन अगर अंदर चली गई हमारे, तो वो क्या करेगी भाई, वो रेस्पिरेशन करेगी। रेस्पिरेशन मतलब खाने को तोड़ना,
उसमें आग लगा रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, उसमें खाने में आग लगा रही है, कंबस्शन कर रही है, ताकि उससे ग्लूकोज टूटे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे तुम अपने गैस को जलाते हो, ऑन करते हो तो माचिस से तितली लगानी होती है ना, या लाइटर से लाइट करते हो उसको, नहीं तो जलेगी ही नहीं, वो डालते रहो तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, तो चाहे जितना ग्लूकोज अंदर पड़ा है जलेगा ही। ठीक है, तो तुम्हारे एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। तो हमें एनर्जी में लाने के लिए उसको क्या करना होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है। ऑक्सीजन कौन दे रहा है हमें, लंग्स दे रहे हैं। सबका अपना अपना काम है ना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अपना अपना काम है। हार्ट का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, हार्ट का काम क्या होता है, केवल पंप करते रहना, ब्लड को फेंकते रहना। उससे भी ज़्यादा, जो हार्ट से भी ज़्यादा काम जो है वो हमारी वेन्स भी करती है, ठीक है, हमारी आर्टरीज भी करती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इस तरीके से हमारा शरीर में हर जगह अंदर इस तरह का मूवमेंट चलता है ऐसा, ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये हमारे गले में भी होता है, जब हम खाना खाते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हमारी जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब कोई भी चीज़ को तुम, एक गुब्बारा ले लो या पाइप होता है, पाइप ले लो रबड़ का, उसको एक तरफ से दबा दो तो क्या होगा, पानी आगे की तरफ भागेगा, फिर उसे छोड़ दो फिर पीछे आ जाता है। गुब्बारे को करते हैं ना बच्चे, पानी भर लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे दबाते रहते हैं, तो जब यूँ दबाते हैं तो पानी कैसा होता है, आगे भी भाग जाता है, फिर जब छोड़ते हैं तो पीछे भाग जाता है। ठीक है, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये हमारी इंटेस्टाइन में भी होता है, हमारे पेट में भी होता है, स्टमक में। समझ में आ रही है मेरी? स्टमक जो होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे शरीर में खाना जब फूड पाइप से जाता है तो सबसे पहले एंटर करता है वो हमारे स्टमक के अंदर। तो स्टमक में भी ये मूवमेंट चलता रहता है, ये मूवमेंट पूरी। उसके बाद फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इंटेस्टाइन में भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी कम हो जाए या बंद हो जाए तो आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब उसका खाया हुआ जो पचाया है उसने वो बाहर ही नहीं आता। और जब अंदर नाली के अंदर कोई चीज़, नाली तो है हमारे शरीर की है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारी एक शरीर की नाली है। उस नाली में अगर मैं पत्थर डाल दूँ या कुछ भी डाल दूँ तो पीछे से जो सामान आ रहा है वो तो आगे जाएगा ही नहीं। और तुम्हें भूख नहीं लगती कभी भी जब तक तुम्हारा पेट साफ नहीं होता। जो तुमने खाया है अगर वो बाहर नहीं जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डाइजेशन। अगर ये बाहर नहीं गया, अनडाइजेस्टेड फूड या अनयूज्ड फूड, तो तुम अगले दिन खाना नहीं खाओगे। 2 दिन खा लोगे, 4 दिन खा लोगे, जब ये बिल्कुल ठुक जाएगी और निकलेगा ही नहीं बाहर तो तुम खाना बंद कर दोगे। ठीक है, तो फिर बॉडी के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कारण डाइजेशन ना होना है हमारे शरीर को, जो बीमार करता है। और ये कहाँ होता है ज़्यादातर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। कहाँ रुकता है, जो स्टूल होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। 2 हिस्से हमारे उसके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ डाइजेशन होता है कंप्लीट, और जो वहाँ से डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड तो ज़्यादातर घुस गया अंदर, लेकिन वो अंदर आगे चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर ही नहीं आया वो, तो पीछे से ब्लॉक हो गया। जब पीछे से ब्लॉक हो गया आगे से, तो पीछे वाली चीज़ें जो है वो लेना ही बंद कर देगा। शरीर क्या आएगा, कोई भूख ही नहीं लगेगी, जाएगी नहीं आगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में क्या हो जाता है, फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। तुम्हें थोड़ा मिल रहा है कोई बात नहीं, तुम नहीं खा पा रहे भाई बढ़िया फल, कोई बात नहीं। जो सिंपल फाइबर्स है ना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सबसे अच्छी होती है। जैसे सैलेड से कच्ची तुम खाते हो, वो प्योर फाइबर होता है। किसी को भी कोई भी परेशानी पेट की, फाइबर खाना शुरू कर दो, मतलब कच्ची चीज़ें खाना शुरू कर दो। फल खा सकते हो तो फल खाओ खूब, ठीक है, और सैलेड खाओ खूब, तुम्हारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, नेवर। जो आजकल बहुत कॉमन है, 30 साल की उम्र में जाके 30-35 तक तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों हो जाती है लोगों को। 25-25 साल के बच्चों को, तो वो केवल और केवल किससे हो रही है, खराब डाइजेशन से, बस और कुछ नहीं। क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, बाहर का खा रहे हो ज़्यादातर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा
बहुत 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 खतरनाक चीज़ है, ठीक है। क्या करेगी अंदर जाके, क्या केमिकल्स तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हें खुद को नहीं पता कि क्या बवाल मचाने वाली है अंदर जाके। तो इसलिए बाहर की चीज़ें बेटा कम करो, और अगर खा भी रहे हो कभी तो सैलेड्स ज़्यादा खाओ। बेटा सीधा बैठ जाए, क्यों दांत दिखा रहा है, तो पैर मार रहा है पीछे से, नहीं सर, तो फिर क्यों क्यों उसको देख रहा है, वो अपने आप सुन लेगा। तो तू क्यों बताया रहा है उसको, तू नहीं खाता क्या, तू भी तो खाता है? बहुत की मम्मी पैसे नहीं देती होगी, इस बार नहीं खाता, उसकी मम्मी दे देती है, तो और क्यों नहीं खाता मेरे? घर में बनाया, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। अगर तुम घर पे वो फ्रेंच फ्राइज और मैगी और जो भी कुछ तुम घर पे बना के खा रहे हो ना, वो भी उतना ही कूड़ा है जितना तुम बाहर खा रहे हो, इससे बाहर ही खा लो, वो भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब बीमार तो होना ही होना है तुम्हें, पक्का है। और पेरेंट्स जो है जो खिला रहे हैं ना घर वाला मंगा के बना के, इन सबसे अच्छे बेटा इंडियन फूड्स हैं हमारे। और तुमने आदत ही ऐसी बना ली है, बचपन से मैगी को देख के ऐसे जीभ निकाल लेते हो, जैसे कैमलियन की जीभ निकल जाती है, होता है नहीं। मैगी बंद कर दी थी गवर्नमेंट के बीच में बहुत दिन पहले, भाई साहब हल्ला मच गया था, मैगी नहीं है, मैगी नहीं है, मैगी नहीं है, मैगी होगी क्या होगी। और तुम पता है सबसे ज़्यादा डीप फ्राइड होती है वो, पहले उसको तल के तुम्हें बना के देते हैं, और उसके अंदर इतने केमिकल से, क्यों तुम इतने एडिक्ट हो। उसके अंदर एक केमिकल होता था MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट कहते हैं उसको, वो एडिक्शन करने वाला केमिकल है। वही केमिकल ज़्यादातर चीज़ों में, पिज़्ज़ा में वही डलता है। तो वो एक बार तुमने खा लिया, 2 बार 4 बार 6 बार खा लिया ना, जैसे शराब का शराबी हो जाता है पीने के बाद, ऐसे ही वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ना जगह बना लेता है केमिकल जो होता है, वो फिर तुम्हें अंदर से इच्छा करेगी। नहीं तुम बंद करो तो अपनी मर्जी से, तो शराब भी छोड़ देता है आदमी, स्मैक पी रहे हो, खा रहे होते, ड्रग्स ले रहे होते, वो भी छोड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी है। और एडिक्शन तो हो ही है ना, एडिक्शन करने वाला वो है। तो और सारा मैदा से बना हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट। और पैदा क्या है, डेड फूड, क्योंकि उसके अंदर तुमने छान के जो उसका फाइबर था उसको इतना बारीक पीसा पहले, तो फिर उसमें से जो कपड़े से छान देते हैं, उसको छान के जो बिल्कुल कचरा बच गया उसको तुम्हें 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो बेच देते हैं। और जो उन्होंने कचरा निकाला अंदर से, कहेगा कि ये तो कचरा है, उसको 150 रुपये किलो बेच देते हैं। देखो कमाल की बात। आशीर्वाद खाते हो, बहुत घरों में आशीर्वाद आटा आता है, वो आशीर्वाद वालों को चोकर भी आता है 100 रुपये 125 रुपये किलो। और कहाँ से निकाला, तुम्हारे गेहूँ में से। तो गेहूँ को तो 40 रुपये किलो बेच दिया आटे को, तो और चोकर बेच दिया 125 रुपये किलो। तो जो 20 रुपये किलो खरीद के लाए गेहूँ, उसको उन्होंने लगभग 200 रुपये किलो बेच दिया, 10 गुने का कर। और हम खा रहे और बेवकूफ़ बन रहे। पहले क्या होता था, वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो चक्की होती थी घर में पीसते, लेकिन नहीं पीस सकते। एक छोटी चक्की तो ला सकते हो घर में, 8-9 हज़ार रुपये एक चक्की आती इतनी सी, उसमें गेहूँ डालो बाहर से, गेहूँ उसमें डालो, अपने सामने पीस लो, खा लो। है स्वाद नहीं आता उसमें, पिसवा के लाते, बहुत अच्छी बात है, पिसवा के लाओ, लेकिन खड़े होकर पिसवाओ। हाँ। क्योंकि वो भी चोर होते हैं, तुम दोगे अच्छा गेहूँ दे देंगे तुम कचरा। ना तो गेहूँ अपने ले जाते पिसवा, छोड़ आएगा तो पीस देगा वो। ना अपना गेहूँ लेके आते हैं और स्वाद, वही तो बता रहा हूँ। तू अपना गेहूँ ले जाता है, चक्की पे रखाता है नहीं, और हाँ फिर ठीक, वो बढ़िया, अच्छा गेहूँ लगे। और जरूरत भी नहीं है बेटा, उसकी भी जरूरत नहीं होती है। मैं बताता रहा हूँ, गुजरात के अंदर हर घर में एक चक्की है, छोटी चक्की होती है इतनी सी। मेरे घर में पिछले 10-12 साल से हमें जब आटा चाहिए होता है, जब उसमें डालते हैं, आधे घंटे में आटा आ जाता है हमारे पास, बढ़िया वाला सामने का आटा। बढ़िया गेहूँ लाओ, बढ़िया पिसवाओ, उसमें जरूरत ही नहीं कुछ भी नहीं जाने की, और ख़राब नहीं होती जल्दी से। 5-6 साल में पत्थर बदला जाता है, उसके छोटे छोटे पत्थर है उसमें, और डाल लो उसमें खा लो। लेकिन इतना भी आदमी करने को राजी नहीं। उसे भी जो है, उसमें क्या टाइम काम करना क्या है बताओ मेरे को, सिर्फ एक डब्बा लगाना, उसके नीचे ऊपर गेहूँ डाल दो, 10 मिनट बाद वो अपने आप पिस जाएगा। 10-15 मिनट में तुम्हारे लायक जो छोटी फैमिलीज होती हैं, उनको 15 मिनट में रोज़ पीस दे। गुजरात में पता है तुम्हें, हर आदमी अपने घर में डेली का आटा पीसता है। रोज का आटा अगर 5 किलो लगना है, 4 किलो लगना है, उतना पीसते हैं, अगले दिन फिर पीसते हैं।
ताज़ा आटा खाते, रखा हुआ आटा नहीं खाते। और जो तुम खा रहे हो पैक्ड, उनमें सब में फर्टिलाइजर वो डाला हुआ है, इंसेक्टिसाइड डाला हुआ है उनमें सब में, क्यों? नहीं तो खराब हो जाएगा। गेहूं में लग जाता है ना कीड़ा, ऐसे ही आटे में भी, क्योंकि मॉइस्चर होता है उसके अंदर, वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर केमिकल भर देते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल देते, कीड़ा आए ही ना उसके पास। ऐसे तुम कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जितने पीते हो सब में इंसेक्टिसाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं ना, यहाँ कोई स्टैंडर्ड है नहीं, आदमी बहुत है, 10-20 मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। पता चलता है हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई मर गया तो मर गया, तो फिर आ जाए। इतना आदमी, 150 करोड़ आदमी बैठा है। और वो अपना जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन हैं, वो एक एक आदमी की अपनी कदर करते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो जाए इंडियन इसको, अमेरिकन को, तो बवाल मचा देते हैं। हो कैसे गया? हमारे नहीं होता ना। हमारे हर साल एक्सीडेंट में 5-6 लाख आदमी मर जाता है। इतना कोरोना में नहीं मरता, हर साल मर जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डाइजेशन समझ में आ गई। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? विलाय से ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। तो जो हार्ट से बाहर खून को लेके आ रही है 2000 आर्टरीज, फिर वापस पहुंचता है ब्लड हार्ट के अंदर। देखो ऐसे बनता है हार्ट में, बता देता हूँ एक बार प्रोसेस, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझो हार्ट है ये, ठीक, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये 8th क्लास में तुमने हार्ट का छोटा सा डायग्राम पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4। ब्लड जहाँ एंटर होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिकल, सॉरी ऑरिकल, और जहाँ जाता है वो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारे शरीर में, ठीक। अब सबसे पहले इसमें क्या है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है। इसमें एक एक करके इसका जो वॉल, ये जो चैम्बर है, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार एक्सपेंड होता है। तो जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको अगर मैं दबाऊँ ऐसे करके, तो ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे घुस जाएगा। ऐसे होता है ना, जैसे गुब्बारे को पकड़ के मैं ऐसे दबाऊँ तो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से मैं कोई पाइप लगा दूँ तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ ये दबा, यहाँ आ गया, फिर ये प्रेस हुआ तो ब्लड बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात? फिर ये अंदर चला गया, फिर ये जब ये प्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है। एक बारी में एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट, एक बारी में एक चैम्बर एक्सपेंड होता है। तो इसलिए तुम्हारे शरीर में जब तुम हार्ट की बीट सुनते हो तो ऐसी आती हो, धक 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 धक, इस तरीके की आवाज़ आती है। तो वो हो क्या रहा है? वो ऐसे दब रहा है, ऐसे दब रहा है, ऐसे खुल रहा है, एक खुल रहा है, एक दब रहा है, ये मूवमेंट होती है इसके अंदर, ठीक। अब ये जो यहाँ से गई ब्लड, ये लंग्स से कैसा आया ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लंग्स से निकल के आएगा वो ऑक्सीजनेटेड, जो लंग्स में जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। उसमें से, खून में से ऑक्सीजन कहाँ चली गई? हमारे बॉडी पार्ट्स में चली गई, यूज़ हो गई। अब हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है ना, उसका काम क्या है? केवल पंपिंग स्टेशन है वो तो सिर्फ फेंक रहा होता है ब्लड को, उसका कोई काम नहीं होगा। जैसे हमारे घर की मोटर है, अगर मोटर ख़राब हो जाए तो टंकी में पानी चढ़ता ही नहीं होता, तो ऊपर पानी नहीं चढ़ता तो नीचे नहीं आता, प्यासे मर जाएंगे या कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी तरीके से हमारा हार्ट है, अगर ये रुक गया तो सारा सिस्टम रुक गया, क्योंकि किसी के पास, अब ये लेके कौन जाने वाला है? ट्रांसपोर्ट कौन करता है हमारी चीज़ में? ब्लड करता है। अब ब्लड चल ही नहीं रहा शरीर में तो क्या होगा? आदमी मर जाता है, हार्ट रुक गया भाई, ऐसे होता है ना। तो अब यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, यहाँ पर घुस जाएगी, यहाँ से फिर ये यहाँ फेंक देगा उसको, इसका काम सिर्फ फेंकने का, फिर यहाँ से ही इधर बाहर फेंक देगा।
अब जो बाहर फेंका उसको हम बोलते हैं आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। इसका मेन आर्टरी होती है आयोटा। इसका नाम क्या होता है? आयोटा। जो सबसे बड़ी आर्टरी हमारे शरीर में होती है दैट इज कॉल्ड आयोटा। तुमने सुना होगा भाई इसके स्टंटिंग होगी। आजकल स्टंट बहुत लोगों के पड़ जाते हैं ना, हार्ट की प्रॉब्लम होगी स्टंट कर गई, है ना, इसे तो पता ही है। इससे तो घर में पापा को ही होगी, बाबा को भी होगी, ठीक है। अब तुम सोचो इसके पापा की उम्र कितनी, 40 की होंगी, 40 में स्टंटिंग होगी। अब ऐसे लोग भी होते हैं जिनको स्टंटिंग होती ही नहीं है, 90 साल के भी आराम से बैठे रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। चलो वो बाद में बात करेंगे। तो ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, इधर देख, ये आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है। इसमें क्या होता है, क्यों आर्टरी ब्लॉक हो जाती है भाई? आर्टरी क्यों ब्लॉक हो जाती है? अब तुम इसका एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस है। एक तो लोगों को इसकी समझ नहीं है इसलिए पता ही नहीं होता। वो कह रहे हो कोलेस्ट्रॉल नुकसान कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल, तो तुम्हारे को इस कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन बना दिया तुम्हारा। जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। डॉक्टर्स ने अब तक, अमेरिकन्स ने तुम्हें 50 साल मूर्ख बनाया और इंडियंस तो साथ साथ चलते ही उन्होंने हमेशा से ये समझाया कि भाई घी मत खाओ, होता है घरों में होता है ना, रिफाइंड खाओ, घी मत खाओ, उन्हें अपना बिजनेस करना है, घी मत खाओ। अब 50 साल के बाद अमेरिकन डॉक्टर्स ने कह दिया ना तो मक्खन से कुछ होता ना घी से कुछ होता। 50 साल लूट लिया तुमने, कितने लोग मर गए रिफाइंड खा खा के, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन सेल्स को भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए, फैट चाहिए, तुम्हारे शरीर को भी फैट चाहिए। फैट अगर शरीर के अंदर है, भगवान ने बनाया है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना, चाहे मात्रा थोड़ी हो उसकी। भाई तुम्हें जितना डाइजेस्ट हो सकता है 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच तुम्हें घर जरूर खाना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर घी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एलोपैथी वाले अभी भी डराते हैं डॉक्टर, घी बंद, ये चीज़ बंद, वो चीज़ बंद। वो सबसे बड़े मूर्ख है जो उसको सुनते हैं। आयुर्वेद से अच्छी कोई साइंस नहीं है। फूड के ऊपर बेस्ट स्टडी जो हुई है ना वो आयुर्वेद के अंदर है। ये एलोपैथी वाले भी मानते हैं। क्या खाना है, किस सीजन में खाना है, कितना खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना, किसी भी पैथी में बताते नहीं है। सिर्फ एक आयुर्वेद है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई दूध के साथ आम नहीं खाना आपने, ये मैंगो शेक उड़ा रहे हो, ठीक है। बनाना के साथ दूध नहीं डालना है जो बनाना शेक पी रहे हो तुम्हें, मतलब जहर है ये। टाइम धीरे 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 तुम्हारे शरीर के अंदर एकदम नहीं हुआ, कुछ भी एकदम नहीं हुआ कभी भी। हमने भी खूब मैंगो शेक पिया, ऐसा नहीं है हमने नहीं पिया, हमें भी नहीं पता था उस चीज़ का। जब हम बड़े हुए, जब हमें समझ में आई इन सब चीज़ों की, तो फिर हमने इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करी भी ऐसा होता है। नुकसान करेगा तुम्हें, धीरे धीरे करेगा वो। जहर तुम थोड़ी पी रहे हो कि भाई तुमने पिया और मर गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां पैदा करेगा जो तुम सोचोगे यार हम तो बाहर का खाते ही नहीं, हमें तो ये बाहर भी नहीं जाते हम खाने के लिए, हम तो घर का ही खाते हैं। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, डायबिटीज़ भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो, क्यों हो गए भाई? मुझे बहुत लोग कहते मिलेंगे तो ऐसे यार हम तो जाते ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये नहीं पता क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, तभी गड़बड़ होती है। तो इसलिए खाना जो है आयुर्वेद सबसे अच्छी चीज़ बताता है, हर चीज़ की तरीका है उसका कि भाई ये खा लो। अब दही कहते हैं, अब तुम शादियों में जाते हो, दही खा रहे होते हो रात को, ये तो चलो 2 महीने 4 महीने में एक बार खा ले तुमने, कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा रात में दही रोज खाते हैं, डेली रात को जहर पी रहे समझ लो। 100% डायबिटीज़ भी होगी, 100% ब्लड प्रेशर भी होगा उनको, और 100% उनके शरीर में जॉइंट पेन भी होगा। 100% नहीं, 200%। थोड़े दिन रुक जाओ बस, शरीर में जब तक एनर्जी चल रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम बच्चे हो तो तुम्हें तो पता चलता ही नहीं। 25 साल तक यंग रहता है, 26-30 साल तक आदमी यंग रहता है। 30 के बाद फिर उसकी जो एनर्जी लेवल है डाउन आने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम खाना खराब खा रहे हो, तो वो धीरे धीरे फिर तुम्हारी बीमारियां पैदा करेगी। तो रात को दही नहीं खानी चाहिए। दही अच्छी है लेकिन दोपहर को अच्छी है, रात को नहीं खानी। छाछ पीनी है तो दोपहर को पियो, रात को नहीं पियो। बहुत लोग रायता रात को पी रहे होते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर तुम्हें पता होने के बाद भी तुम कर रहे हो तो तुम जैसा मूर्ख नहीं कोई। अगर जीभ के कंट्रोल में हो
तो तुम्हें जीभ नचाएगी और तुम्हारा जितना कमाया हुआ पैसा है ना वो वेदांता में जाना है, या आरटीपीस में, या जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं सब 5 स्टार होटल है। तो वहाँ जाओगे, वहाँ पे तुम्हें 5-7 लाख रुपए एक बारी में जाओगे, भर्ती करोगे, 4-5 दिन में 5-4 लाख रुपए लेके तुम्हें। अब स्टंटिंग करने में 5 लाख 4 लाख का खर्चा आता है कम से कम, और 10 मिनट का प्रोसेस है। अब क्यों होता है ये? हम चीनी खाते हैं खूब, चीनी हमारे इंडियंस में खाने का बहुत शौक है, सब लोग ज़्यादातर घरों में खाई जाएगी, 2-4 को छोड़ के, मैं नहीं कहता। तो चीनी जो है, गुड़ नहीं, मीठे की बात नहीं कर रहा मैं, चीनी, वाइट शुगर, वो चीनी इतनी खतरनाक है, ये घोषित हो चुका है कि सबसे बड़ी हार्ट की जो कल्प्रिट है ना, हार्ट को खराब करने वाली, वो चीनी है, वाइट शुगर। चीनी क्या होती है बेटा, ध्यान दे, तो वो आर्टरीज में या हमारी ब्लड कैपिलरीज में घूम रही होती है, तो वो इतनी खतरनाक है कि वो अंदर की जो लेयर होती है ना, अंदर की हिस्से लेयर, उसको छील देती है। अब तुम्हारे ऊपर से अगर छिल जाए यहाँ से, तो क्या होता है थोड़े दिन में? खुरन आ जाता है ना, ऊपर से क्लॉटिंग हो जाती है इसको। ऐसा थोड़ी कि कट गया तो खून निकलता ही जा रहा है, निकलता है, ऐसा तो नहीं होता। थोड़े दिन में जम जाएगा वो, है ना, और मान लो फिर से चोट मार दी तुम्हारे, ठीक नहीं हुई वो, तो उस खुरंडी के ऊपर एक और खुरंड आ जाएगा। ऐसे हो रहा है ना, ऐसे अंदर हो रहा है। अंदर क्या आ रहा है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे कैपिलरीज को, ब्लड कैपिलरीज को, या ब्लड आर्टरीज, या ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का माध्यम है, मीडियम है। तो जैसे ही कोई चीज़ कटती है ना, उसके ऊपर बॉडी कोलेस्ट्रॉल लगा देती है। ये हमारे अंदर का मल्लम है ना, जो तुम जेल लगाते हो ना, अंदर जो चोट लग जाती है, ऊपर से ट्यूब लगा के रब करते हो ना, भाई उसको पट्टी बांध दे, चोट ठीक हो जाएगी। वो ओरिजिनली नेचुरली जो है, अंदर ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर जब कोई चीज़ गड़बड़ होती है, तो ब्लड उसके अंदर, वो बॉडी जो है उसके अंदर क्या कर देती है, रिपेयरिंग कर देती है। अब तुमने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर छिल गया, फिर उसके ऊपर रिपेयरिंग हो गई, फिर छिल गया, फिर रिपेयरिंग कर दी, तो वो तो करेगा ही करेगा, बॉडी तो करेगी उस काम को। तो क्या होता है, वो रास्ता पतला होना शुरू हो जाता है, जो हमारी आर्टरी है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। जो फ्री चल रही थी पहले, अब वो बंद हो गई। अब मान लो तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे घर में मोटर लगी हुई है, जो तुमने उसके अंदर पाइप निकलने का लगा रखा है, उसके अंदर तुम कोई चीज़ फंसा दो और उसमें से बहुत थोड़ा सा पानी निकलने दो और मोटर को चलने दो, क्या होगा? 24 घंटे चलता है ना, हार्ट रुकता है कभी? कभी नहीं रुकता। तो मोटर चला दो 24 घंटे के लिए, थोड़ी देर में स्मेल आएगी, तुम्हें 2 घंटे बाद जल जाएगी। तो ये मोटर जली, वही हमारे हार्ट में होगा। भाई हार्ट को क्या करना पड़ रहा है? उसको पुश करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है उस ब्लड को उस आर्टरी में से निकालने के लिए। जो संकरा रास्ता बन गया है, जो बहुत नैरो लेन हो गई है, उसमें धक्का मार के उसको बाहर निकाल रहा है। थोड़ी देर में थक जाएगा, थक जाएगा तो तुम्हें पसीना आ जाएगा, कहोगे मैं हार्ट अटैक हो गया। अब ये क्या करते हैं, स्टंटिंग, एक रिंग होता है, चलना रिंग हो गया, उसको डाल देते हैं अंदर। तो वो क्या करती है, उस आर्टरी को खोल देते हैं, ऐसे खुल गई। पहले इतनी थी, अब इतनी होगी। आदमी कहता है बढ़िया है, तो इससे सस्ता बढ़िया काम क्या होगा, वो फिर लग जाता खाने, वो फिर जम जाती। मैं तुम्हें अभी एक वो देता हूँ उसका एग्जाम्पल, कैसे कैसे मतलब लोग पड़े हुए हैं। तो वो फिर छल्ला डलवाया जाता जाके, फिर स्टेंट निकल जाता है। तो ऐसे शरीर में 10-10 स्टंट डल जाते हैं। फिर बाद में डॉक्टर कह देता है भाई अब इससे ज़्यादा स्टंटिंग नहीं होगी। 10 तक तो पहुँचते पहुँचते बहुत रेयर लोग पहुँचते हैं, वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, जो भगवान ने उनको जो है ज़्यादा टाइम दे रखा होता है जिंदा रहने का। जो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जो साले साहब हैं बड़े वाले, आर्टरी क्या हो गई, जो ब्लड को हार्ट से बाहर लाई, दैट इज आर्टरी। जो अंदर ले गई, दैट इज वेन। बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई, कहीं कुछ भी लेके गई, आर्टरी उसको ही कहते हैं जो हार्ट से बाहर ब्लड को ला रही है। जो हार्ट के अंदर ले जा रही है, उस पाइप को कहते हैं वेन। ठीक, फिर यहाँ से ये चला गया लंग्स में। अब ये बॉडी पार्ट से यूज़ कर लिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, हमारे सेल्स के पास चला गया, वहाँ कंबशन हो गया, वहाँ पे रेस्पिरेशन हो गया, हमारे ऑक्सीजन खत्म हो गई। फिर ब्लड उसको लेके आता है, धीरे धीरे यहाँ से ला के उसमें डाल देता है हार्ट में। तो ये प्रेशर जो है ज़्यादा होता है,
जब हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है तो हाई प्रेशर से निकलता है, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ठीक है, 120 mmHg कहते हैं इसको। ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, मैक्सिमम हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब ये बॉडी यहाँ से छोड़ती है तो ये होता है 80 mmHg। तो हमारा ब्लड प्रेशर जब नापा जाता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 120/80 mmHg। ये वेन का होता है, ये आर्टरी का होता है। समझ में आ गई बात? उल्टा लिख दोगे तो 0 मिलेगा। इसका एक ऑर्डर है, पहले हाई लिखना है फिर लो लिखना है। अगर 180/20 लिख दिया तो 0 मिलेगा, पहले बता रहा हूँ। ये अभी आएगा हमारे आगे उसमें हार्ट वाले पार्ट में। तो 120/80 mmHg ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। और फिर यहाँ से ब्लड चला जाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको, फिर वो हार्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जाती है। तो यहाँ पर डाइजेशन हो गया। अब जब खाना पतला हो गया, बारीक हो गया, तो वो शरीर में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, क्योंकि आर्टरीज ने जो कैपिलरीज थी उसने खींच दिया उसको, उसमें एब्जॉर्ब। अब उसके बाद एसिमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिमिलेशन? उस खाने से जो एनर्जी हमें मिली काम करने की, भाई कंबस्शन हुआ उसके अंदर रेस्पिरेशन से, तो उससे जो एनर्जी मिली दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और जो बच गया कचरा वो बाहर निकलेगा तो विजेशन, बताइए। तो ये 5 स्टेप जिसके भी शरीर में होते हैं उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो ये था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा का पूरा। अब यही चीज़ ह्यूमंस में भी होगी। अब इसमें क्या होगा वो मैं भी समझा रहा हूँ। तो टाइम देखो, फोटोसिंथेसिस वगैरह तुम अपने आप कर लेना, फोटोसिंथेसिस में नहीं करा रहा हूँ। क्या रॉ मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, वो तो रट्टा मारी लोगे तुम, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, बचपन से पढ़ रहे हो। मेरे ख्याल 6th क्लास से शुरू हो जाता है, 7th क्लास से फोटोसिंथेसिस, है ना? तो 5th से हो गया। अभी जल्दी के कारण से मैं केवल ये समझा रहा हूँ तुम्हें, जब हम इसको करेंगे तो ढंग से समझा दूंगा, ठीक है? मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारा। हंसना मत, ये तोते किसी हाँ वो तो मुझे आता है।
इधर ध्यान दो भाई बच्चों, इधर ध्यान दो, बात नहीं करना। सेट डायग्राम में सेट बेटा इधर ध्यान दो भाई बच्चों, एक से बन गया वैसे कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे चला जाएगा, धक्का मार दे उसको। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे खाना खाना होता है। देखो ये पाइप आ रही जो है नॉस्ट्रिल से नहीं, नॉस्ट्रिल से भी पाइप जुड़ा होता है। तो जो हमारी नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेना शुरू करते थे। तो दो रास्ते दे रखे भगवान ने, एक नॉस्ट्रिल से, मुंह से भी ले सकते हैं। वैसे मुंह से सांस लेकर जो है बीमारियों को पास बुलाना होता है। लेकिन इमरजेंसी में अगर किसी को कफ हो रहा है, नाक में भर गया सब कुछ कफ, तो सांस नहीं आती। ये बहुत लोगों को अस्थमा होता है, उनको कफ रहता ही रहता है हमेशा ही, तो उनको सांस लेते तो मुँह खोल के सांस ले लेते हैं, है ना। तो ये पाइप जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब ये खाना हमने खाया मुंह में, ये कहलाता है, ये होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो अंदर हमारे यहाँ पर होते हैं। सबसे पहला डाइजेशन हमारे मुंह में शुरू होता है। तो जब हम चबाते हैं खाने को, तो यहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है सलाइवरी अमाइलेस, एंजाइम होता है, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। वो क्या करता है, इस खाने को, कार्बोहाइड्रेट को, अब एकदम से नहीं कन्वर्ट होता कोई भी चीज़। फाइनल हमारा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो मुंह में ग्लूकोज नहीं बन जाएगा, ठीक है, पर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे सलाइवरी अमाइलेज शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम चबाते हैं और सलाइवा निकलता है, सलाइवा के बिना हम खाने को सटक नहीं सकते हैं, अंदर नहीं जाएगा गले में। अगर तुम्हारे सलाइवा नहीं बन रहा है तो खाना अंदर जा ही नहीं सकता। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साथ साथ पानी पीना पड़ेगा, जब वो अंदर सटका जाएगा। बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। हमारे फूफा जी को कैंसर हो गया था, बताया था ना। उनको जब रेडिएशन थेरेपी दी गई तो यहाँ पर था कहीं गांठ थी, तो उस रेडिएशन या गले में थी, उस रेडिएशन से सलाइवरी ग्लैंड जल गई, तो सलाइवा निकलना ही बंद हो गया। तो हर समय अपने साथ वो पानी की बोतल रखते थे, क्योंकि उनको सलाइवा नहीं। अब तुम्हारे मुंह में अगर किसी दिन ड्राइनेस हो जाती है, तुम कितने परेशान होते, बार बार पानी पीते हो ना। उनके हमेशा ही नहीं, जब तक उनको जिंदा रहे। अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले डेथ हुई, तो कम से कम बता रहा हूँ 25 साल वो बिना सलाइवरी ग्लैंड से रहे। हर समय पानी रखते थे और पीना पड़ता था बार बार। खाना खाते थे तो एक अगर कोई टुकड़ा डाल लिया मुँह में, तो उसको पानी डाल के पहले उसको गीला करते थे, फिर उसको सटकते थे। ये स्थिति हुई, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अब खाना यहाँ से कहाँ गया, ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप। तो सबसे पहली एंट्री होती है स्टमक के अंदर में। तो स्टमक में ना 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसकी इनर लाइनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकस। एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, जो खाने के साथ, ठीक है, मैं बता दूं, फिर तुम्हें पता है ना, तो तुम चुप बैठे रहो, सुन लो मेरी बात को, क्योंकि औरों को नहीं पता।
तो जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स जो अंदर चले जाते हैं खाने के साथ, वो खाने को, उस जर्म्स को मारने का काम बैक्टीरिया करता है, सॉरी ये करता है HCl। बैक्टीरिया अंदर चला गया, कोई कुछ भी चला गया, उसको मार देता है, क्योंकि उसकी pH जो है लगभग 1.5 से 2.5 के बीच में होती है। हमारे पेट के स्टमक के जो HCl है उसकी कंसनट्रेटेड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंसनट्रेटेड भी, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। तो वीक नहीं है वहाँ, स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इसके अंदर एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ही होता है ना इसमें, पेप्सिन ही, ठीक है। नहीं वो उधर दूसरी तरफ भी था ना, इसे ध्यान दे। पेप्सिन था। पेप्सिन क्या करता है? लड़का नहीं बोल, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करना मतलब छोटे में ब्रेक डाउन करता है। कोई भी काम स्टमक में भी पूरा नहीं होगा कि स्टमक के अंदर तुमने डाल दिया और डाइजेस्ट हो गया और तुम्हारा आगे चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो स्टमक में भी अभी थोड़ा पार्ट डाइजेस्ट हुआ। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसने करा? पेप्सिन ने। म्यूकस का क्या काम रह गया? 3 चीज बताइए ना, म्यूकस, HCl और पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन ने तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स। HCl क्या कर रहा है? जो ये पेप्सिन है, ये काम केवल एसिडिक मीडियम में ही करता है। अगर यहाँ अल्कलाइन मीडियम बना दूंगा पूरी तरीके से, तो पेप्सिन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है? किल्स जर्म्स दैट आर टेकन विद फूड। फूड के साथ चला जाता है। तुम कुछ भी अच्छे से अच्छा साफ खा लो, बैक्टीरिया और फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो यहाँ अभी भी घूम रहे हैं। वायरस यहाँ भी घूम रहा है, कोरोना वायरस भी घूम रहा है यहाँ पे, हर तरह का वायरस घूम रहा है। 1 लाख तरह का वायरस है, 1 लाख तरह का वायरस है। उसमें से एक कोरोना आया तो बवाल मचा दिया, वो वाला मचा दिया। तो ये HCl उसको मार देता है। लेकिन बहुत बार इतना ताकतवर होता है वो, ताकतवर वो नहीं होता, हम बिना ताकत वाले होते हैं कि हमारी HCl का जो बैलेंस है वो खराब होता है उल्टा सुल्टा खाने की वजह से। तो जो बॉडी ने हमें प्रोवाइड करा वो ऐसा प्रोवाइड कर रखा है कि हम कोई भी बैक्टीरिया फंगस हमारे शरीर के अंदर, वायरस घुस ही नहीं सकता, मर जाएगा पेट में जाके। लेकिन घुस गया, क्योंकि हम लोग उल्टा सुल्टा खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डाउन रहती है। HCl का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वहाँ पर हम मेंटेन नहीं कर पाते, तो घुस गया वो अंदर, उसने दवाई मचाई पूरी। म्यूकस क्या करता है? अब इतनी खतरनाक चीज़ अगर हमारे शरीर में स्टोर हो रही है, तुम्हारे हाथ में डाल दो HCl, पेट का स्टमक का निकाल के तुम्हारे हाथ में डाल दो, उसी pH का, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, बहुत बुरी तरह जल जाएगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन पेट के अंदर लिए बैठे हो तुम, लेकिन खराब नहीं करना हो पेट को। तो म्यूकस जो है वो उसको लेयर को बचा रही है। म्यूकस वो लेयर होती है जो HCl के प्रभाव से आपके स्टमक को बचाती है। समझ में आ गई बात? 3 चीज़ बताइए, म्यूकस, HCl, पेप्सिन, तीनों को समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? विदुषी को आ गया समझ में? पक्का? अब बता दे क्या क्या बोला मैंने बिना देखे। हम अब देख रही है पेप्सिन क्या क्या करते हैं बता? किसके लिए बोल तुम? बैक्टीरिया के लिए HCl जो है वो है? नहीं तुम मत बता बेटा, तेरे को तेरे से पूछ रहे, तू झलक बताएगी, तो ये चाहती नहीं, तेरी अच्छी सहेली नहीं है, ये चाहती है तू पढ़े ही ना, झलक बताएगी क्या क्या होता है, तू बिना देखे बताइए। और तीसरा पेप्सिन क्या करता है?
पेट में समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? बेकार है, तो बेकार टीचर है, समझाओ उसको। बहुत easy। इजी, तो इसके नाम याद कर लें। लिवर काम क्या है? 200 फंक्शंस करता है हमारे शरीर में। अगर इसके ऊपर तुम ज़्यादा खाओगे तो फैट जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लिवर के अंदर ही स्टोर होता है। सबसे पहले जो खाना बचा होता है उसमें स्टोर होता है लिवर के अंदर। तो जब तुम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो और मेहनत करते नहीं हो तो लिवर के ऊपर फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लिवर हो गया। तो लिवर की फंक्शनिंग कम हो जाती है, फिर जॉन्डिस भी होने लगता है, कभी कुछ हो जाएगा, तुम्हें खाना है भूख नहीं लगेगी। ये सबसे जैसा कि एक मोटा आदमी हो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होगी जितना पतले से आदमी में होगी, है ना। जो बहुत हैवी हो गया वो क्या होगा, वो तो खाट पड़ा रहे, उठ ही नहीं पाएगा। अब हाथी उतना एक्टिव थोड़ी होता है जितना चीता होता है ना, या कुत्ता होता है। कुत्ता दौड़ता है तेजी से, हाथी को दौड़ा लो इतनी तेज दौड़ लेगा, वो नहीं दौड़ पाएगा। तो जो हैवी हो गई चीज़ वो लेथार्जिक हो जाती है, काम उसका बंद हो जाता है। अब तुम सोचो 200 फंक्शंस अगर कोई काम कर रहा है तुम्हारे, मोदी जी बीमार हो जाए, केजरीवाल जेल में पड़ा है, तो सारे काम बंद है ना उसके, वो काम नहीं कर पा रहा। अभी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, काम क्यों नहीं करता, साइन क्यों नहीं करता, वो पड़ा अंदर जेल में। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ूंगा, पद नहीं छोड़ूंगा अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिवर अगर खराब हो गया तो सारे फंक्शन बंद, पूरी सरकार गिर जाएगी तुम्हारी। तो ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है लिवर, जो है राइट साइड पे होता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, बाइल बनाता है, बाइल, पित्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, पित्त कहते हैं, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, स्टोन हो जाता है ना, कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, पथरी। तो ये जो बाइल बनाता है उसका स्टोरेज हाउस है गॉल ब्लैडर। जो भी लिवर ने बाइल बनाया वो कहाँ स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर जाके। अब गॉल ब्लैडर अगर तुम्हारा लिवर काम नहीं कर रहा, फैटी हो गया, काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल पड़ा हुआ है ना, ये जम जाएगा। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से जम जाता है, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा तो जम जाता है, क्योंकि पीछे से वो बना ही नहीं पा रहा, पुराना पड़ा हुआ है। तुम्हें भूख नहीं लग रही, जो पड़ा हुआ है वो सड़ रहा है तो वो जम जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन। फिर डॉक्टर क्या कहता है, तुम इसे यहाँ से काट दो, किसी काम का नहीं, बेकार है, तो फालतू की चीज़, वो निकाल के फेंक देता है। फिर तुम्हें कुछ नहीं होने का, चिंता रहोगे, चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान नहीं, ठीक है। बस जमा करो 2 लाख रुपए, मेरा काम ये है। वो काट दे, 2-3 छेद करेगा यहाँ पे, एक में से कैमरा घुसाएगा, एक में कैंची घुसाएगा, एक में से जो है अपना वो लाइट वाइट के लिए घुसाते हैं, 3 छेद करते हैं यहाँ पे, और वो घुसा के हमें काट देते हैं। थोड़ी देर में, आधे घंटे का ऑपरेशन, 1 घंटे का सिलसिला है। 2 टाक, अब तो टाँके में नहीं लगाते, स्टेपल होने लगा, स्टेपलर आ गए ऐसे, उस स्टेपल को लगा देते हैं लग के, और स्टेपल निकाल देते हैं ऐसे करके। स्टेपल आ रहे हैं, अब टाँके नहीं लगाते, हो गया टाइम टाँकों का, अब तो स्टेपल कर देते हैं ऐसे करके। मुझे सब कुछ पता है, तो उसकी बात नहीं, इधर देख। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करते, काट दिया। अब गॉल ब्लैडर कर क्या रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बाइल होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। अब उसके बाद जब तुम टिक्की, समोसे, पराठे, गोलगप्पे ये खाओगे, नहीं मोमोज नहीं, तला हुआ,
जिसमें फैट है। कुछ नहीं होता। अब मोमोज में क्या होता है अंदर मुझे नहीं पता, अंदर क्या डालते हैं? पनीर होता है या चलो। फिर सब्जी है। चलो, तो वो उसमें गॉल ब्लैडर का काम नहीं है। जहाँ फैट है, तला हुआ भी सब्जी तो तलते ही हो ना रोज भाई, सब्जी में तो छौंका लगता ही है ना, उसमें तेल लगता है, तो कम तेल की खाओगे नहीं तो पेट में दर्द होगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हम। अब लीवर कितना बनाएगा तुम्हारा बाइल? एक बारी में लीवर काम नहीं करेगा ना। मान लो किसी आदमी को अपने बेटे की या बेटी की शादी करनी है, तो कंपनी से कहेगा 50 लाख रुपए दो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, वो दे देगी कंपनी? नहीं देगी। क्या करता है वो? जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से वो सेविंग करनी शुरू करता है, धीरे 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 वो अपना बैंक बैलेंस बनाता है, फिर उसके बाद वो शादी करता है, ठीक, स्टोर करता है पहले। अब यहाँ स्टोर हो रहा है वो बाइल जो बना रहा है ये धीरे धीरे। अब तुमने कुछ भी खाया तो तुरंत ही गॉल ब्लैडर से बाइल आता है, उसे डाइजेस्ट करके निकाल देता है, ठीक है। तो वो जो है उसको तुरंत भेज देता बाइल को और उसको डाइजेस्ट कर देता है फैट। तो बाइल का काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन करता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है बाइल। समझ में आ गई सबको बात? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकलवाना कभी नहीं चाहिए। इसकी बहुत दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी में भी दवाई है, आयुर्वेद में भी दवाई है जो इसको पिघला देती है। पत्थर नहीं है इसमें अंदर कुछ भी, वो सिर्फ जम गया है, उसको मेल्ट कर देंगे, नॉर्मल बाइल हो जाएगा और धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो गॉल ब्लैडर कभी नहीं निकलवाना चाहिए, कभी नहीं निकलवाना चाहिए, ठीक है। तो होम्योपैथी बहुत अच्छी वो है, पैथी है, जिसको आदमी विश्वास नहीं करता है जल्दी से, क्योंकि सबको यही सिखाया गया बचपन से कि होम्योपैथी मत जाओ, उसके पास जाओ, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाएगा, तुम्हें गोली देगा, तुम सटकोगे और तुम ठीक हो जाओगे। और एलोपैथिक डॉक्टर्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं ठीक होने के लिए। कोई नहीं करती। मेरे को कल बुखार था, आज तुझे लग रहा है ना बुखार है? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। कल मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं ले पाया तुम्हारी क्लास, सिर में भी दर्द हो रहा था, जुकाम, छींके, बुरी हालत हो रही थी। अब तुम्हें एक बार भी लग रहा है कि मेरे को जुकाम हो रहा था, तो तुम ये भूल जाओ कि अब तुमने अगर 20 साल बीमारी पाली है, उसके बाद तुम सारी पैथियाँ ट्राई करने के बाद होम्योपैथ के पास जाओ, मुझे 2 दिन में ठीक कर दे, भाई कैसे करेगा? इट विल टेक टाइम, फिर टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। बिगाड़ने के बाद जाओगे तो खराब होगी, टाइम लगाएगी, ठीक है ना। वो तो कर ही नहीं पा रहे ना, जहाँ खराब करा के लाए वो तो कर ही नहीं पा रहे। तो तुम जिसके पास जा रहे हो फिर पेशेंस रख के उसके पास दवाई खाओ, ठीक हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो अब खाना यहाँ से घुस गया, इसमें निकल गया। अब यहाँ आ गए हम पेंक्रियाज में। पेंक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ से एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो इस पेंक्रियाटिक अमाइलेज में 3 तरह के एंजाइम्स हैं। एक है अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज के अंदर ये 3 तरह के एंजाइम्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे तुम्हारे, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक जो पेंक्रियाज है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये, और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? क्या अंदर अंदर तो सब कुछ ही है, क्या चीज बाहर है तेरे? एंडोक्राइन मतलब कि नाम है जो डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड में देते हैं, जो डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स वो होते हैं जो जिसमें कोई छेद, डक्ट का मतलब होता है छेद, वो बाहर नहीं आता उससे कुछ भी, वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन होते हैं जिसमें छेद होता है। तो पेनक्रियाज में तो है, पेनक्रियाज में तो है ना, अंदर यहाँ से जूस दे रही है ना, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों है एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, डायबिटीज होने में और ना होने में, दोनों में इसका रोल है पेनक्रियाज का। तो ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है
और एक करती है ग्लूकागॉन। एक होता है इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन्स हैं और इनको ये सीधा डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेट करते हैं पेंक्रियाज। इसमें यहाँ से बाहर नहीं आते वो, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, बाहर भी छोड़ती है जूसेस को और अंदर भी डालती है हार्मोन्स को। तो अब ये दो हार्मोन करते क्या है, एक शुगर के लेवल को घटाता है, एक बढ़ाता है, तो बैलेंस बना रहता है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, उनका बैलेंस बना रहता है। एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है, ठीक चल रहे हैं दोनों, दो भाई हैं मिलकर रह रहे साथ। अब उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा कब होता है, जब तुम ठोक के मीठा खाना शुरू कर दो और एक्सरसाइज करोगे, या बहुत सारी मैदा खानी शुरू कर दो, मोमोज, पिज्ज़ा, मैगी। ये बच्चे सारे तेरे को ही देखते हैं ना, इसलिए इतना भी नहीं खाता मैं। अच्छा कोई बात नहीं, जितना भी खा, ठीक है। समोसे, सुन ले, मठरी है ना, घर पे बनाते हैं मठरी, बाजार से लेके आते हैं। तो जितने भी मैदा की चीजें वो सब डायबिटीज करने वाली है। शुगर सबको 100% होगी जितना ज़्यादा खाओगे, और ठीक करना भी उतना ही आसान है इसे। 6 महीने में आदमी कितना भी डायबिटिक हो, बस तपस्या है 6 महीने की, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। कभी जीवन में उसको फिर दोबारा नहीं होगी डायबिटीज, अगर खाने को ठीक रखेंगे। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते ना, दादी ना करते छोड़े वो लोग। तो तपस्या करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सबकी सोच ज्यादातर ये होती है, जब तक जिंदे रहो, जब तक मौज करो। मैंने बताया था जिंदगी बढ़िया होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये, जिस दिन बीमारी हो उस दिन जहर खा लो, काम खत्म। तू दवाई क्यों खा रहा है, अच्छी थोड़ी रहेगी दवाई शुरू हो गई जब, फिर तो बेकार होगी। तो अच्छी की परिभाषा तुम्हारी गलत है। जैसे तू गलत नाई के पास पहुंच गया, गलत बात काट दी ना उसने, साइड से भी खराब काटे। बढ़िया सा हुआ है जो होना चाहिए था। नहीं बढ़िया, बहुत घटिया हो गया। एक फोटो दिखा, सुन ले इधर, हाँ सुन इधर ध्यान दे। तो अब क्या होता है, ये पेंक्रियाज क्या करती है, ये 3 चीज निकाली इन्होंने, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अब इनका काम क्या है, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट था, सुन ले बेटा, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट पहले टूट के सिंपल शुगर में आ गया था, मुंह से शुरू हुआ था ना कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेशन, फिर कुछ पेट के अंदर भी, वो पेट में नहीं हुआ, इसके अंदर डोडेनम में आया वो, फिर यहाँ से जो है इसके अमाइलेज निकला, इसने तोड़ा, फिर अंदर फर्दर इसमें टूटेगा, अंदर जाके अभी और टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतने वाले हिस्से में, इससे जो निकला जूस, यहाँ टूटा कार्बोहाइड्रेट, तो और थोड़ा सिंपल हो गया शुगर में, और थोड़ी सिंपल शुगर हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और शुगर किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट, तो और सिंपल शुगर में आ गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अमाइलेज का काम क्या है, उसको जो पहले टूटा था उसको और छोटा करना, अमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को और छोटा करना, जो कि यहाँ पे पेप्सिन ने करा था ना, पेप्सिन ने तोड़ा था ना उसको, तो पेप्सिन को से और छोटा करना। पेप्टोन्स बनते हैं, पेप्टोन्स के बाद पेप्टाइड्स बनते हैं, फिर उसके बाद एमिनो एसिड बनता है। तो तुम्हारे कोर्स में है नहीं तो उसे लिखने की जरूरत नहीं उसको, तो और छोटा करना उसको। इसका काम क्या है ट्रिप्सिन का, जिसमें सिन लगाओ ना, सिन, वो प्रोटीन का काम कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है वो। पेप्सिन, ट्रिप्सिन दोनों सिन है। तुम्हें ध्यान रखो, प्रोटीन में भी लास्ट में एन आता है, तो तुम ऐसे याद रखो कि जिसमें भी एन आ रहा है वो प्रोटीन को तोड़, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। फिर आ गया लाइपेज, क्या बचा, फैट बचा। तो फैट को और तोड़ने का काम लाइपेज, और छोटे उसमें लिया। तो ये 3 चीज किसने दी थी, पेंक्रियाज ने। समझ में आ गई बात। इसने क्या करा, अब इसका एक काम और है बाइल का, एक काम तो क्या करा इसने, इसको बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ना, दैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को ब्रेक डाउन कर दिया उसने। क्लियर होगी बात नहीं। अब इसने और एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करा बाइल ने, ये अल्कलाइन कर देता है खाने को।
पेट में से निकला खाना तो एसिड में से आया ना, HCl से, तो एसिडिक होगा। अब ये जो तीनों एंजाइम्स हैं ये करते हैं अल्कलाइन मीडियम में काम। इनको चाहिए अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक में काम नहीं कर सकते। एसिडिक खतरनाक वाला तो इनका एल्कलाइन, भाई हमें तो सादा अच्छा बढ़िया वाला मौसम चाहिए जब काम कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन प्रेशर वाले में नहीं काम करने के। तो इन्होंने कहा भाई अल्कलाइन करो। अल्कलाइन कौन करेगा? ये जो बाइल आया इसने अल्कलाइन कर दिया उसका। बाइल से खाना एसिडिक से अल्कलाइन हो गया और अल्कलाइन में ही ये काम करेंगे तीनों, और नहीं तो काम ही नहीं करते। बोल बोल बोल। ठीक है फिर आगे। अब देखो समझो बात को, अगर ये गॉल ब्लैडर निकाल दिया, खाने को अल्कलाइन कौन करेगा? इतना लीवर कैसे बनाएगा एकदम से, है ना? नहीं बना सकता ना। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का होना बहुत 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 जरूरी है। कभी मत निकलवाना इसको अगर तुम्हारे शरीर में अगर हो जाए, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना खराब है सबका। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता ही बनता है आजकल, हर चौथे पांचवें आदमी को गॉल ब्लैडर स्टोन घुमा गए, वो कटवा देंगे किसी दिन जाके। तो मत कटवाना। बहुत बहुत लोग मतलब दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, बहुत ठीक हो। दो टाइप के होते हैं। कितना ही बड़ा हो जाए बेटा, है 18 mm भी होगा ना तो भी कट निकल जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, पर निकल जाएगा। पापा गोल बेटा निकल गया ना, तो देर से आएंगे मेरे पास। इसलिए सारा ठीक है, तो गॉल ब्लैडर नहीं, मैं तुमसे डिस्कस सिर्फ इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि देखो तुम बच्चे अभी, तुम्हारा स्टेज जो है वो अभी फाउंडेशन चल रही है तुम्हारी। अब तुम्हें वो सिखाया जाएगा जो तुम्हारे घर वाले करेंगे, तुम वही सीखोगे। और घर वालों को अगर नॉलेज नहीं है उस चीज़ की तो वो तुम्हें सिखाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। तो अगर तुम्हें पता चलता है तो तुम, मैं ये नहीं कहता तुम अंधे होगे, मेरी बात पे यकीन कर लो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। तुम उसके बारे में स्टडी कर, पूछो 10 आदमियों से जाके, वो बताएंगे तो बाबा एलोपैथिक डॉक्टर कौन बेचारा, क्योंकि वो छुट्टे ही गया है, तू कहीं खा ले कुछ भी कटवाना ही पड़ेगा। ठीक है? अच्छा 2 लाख जमा कर। अभी मेरा एक फ्रेंड है बॉम्बे में रहता है, और एक फ्रेंड जो है रेवाड़ी में रहता है, ये डॉक्टर है, रेवाड़ी वाला सो नर्सिंग होम है, और बॉम्बे वाले के गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो उसने उससे फ़ोन पे बात करी, क्योंकि आ जा भी 1 घंटे में निकाल दूँगा। तो उसने कहा मैं होम्योपैथिक दवाई खा रहा हूँ, तो कुछ भी कर ले तू, ठीक नहीं होने। अब मैंने कितने ही लोगों के गॉल ब्लैडर स्टोन मैंने ही निकाले, मेरे को कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी है होम्योपैथिक, कितने ही लोगों के निकाले। और निकालने को कच्चा थोड़ी निकलेगा, लीवर का फंक्शन ठीक हो जाएगा, बाइल बन जाएगा, बन गया गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। किसी के 6 महीने, किसी के 8 महीने, किसी के 1.5 साल, दवाई खाते रहो ठीक हो जाओगे। पर जब तक खाओगे दवाई दर्द नहीं होगा, ये पक्की बात। तो इसलिए नहीं करवाना, कटवाना, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इसलिए गॉल ब्लैडर की बहुत ज़्यादा। अब ये बाइल करा, बाइल निकला, अल्कलाइन मीडियम में ही ये काम करेंगे। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है, लाइपेज फैट को तोड़ रहा है। अब ये सब काम हो गए डोडेनम में। अब उसके बाद जेजुनम तो एक रास्ता है, उसमें से निकल गया। अब आ गया इलियम, ये जो अंदर वाली इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको कहते हैं इलियम। यहाँ पर एक जूस होता है, उसको बोलते हैं, उसका नाम होता है सुक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सुक्कस एंटेरिकस, ये फाइनल डाइजेशन करता है। मतलब अब इसके बाद अगला काम एब्जॉर्प्शन का रह जाता है। तो लास्ट में जाकर कार्बोहाइड्रेट्स किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? पूरे कार्बोहाइड्रेट्स ये हो जाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट, पूरा कंप्लीट हो गया अब ये। और जो प्रोटीन्स हैं वो किस में हो गए? एमिनो एसिड्स। और जो फैट्स हैं वो हो गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तुम्हें पता है ग्लिसरॉल जो होता है इससे बम बनते हैं, बॉम्ब्स बनते हैं, बॉम्ब्स ग्लिसरॉल से। नहीं तो और तरीके से भी तो बनता है ना। अभी बताऊँ ये कैसे बनता है। ये साबुन बनाने में एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब हम साबुन बनाते हैं ना तो तेल से बनाते हैं साबुन, तो तू नहाता है। हाँ, बम इससे बन जाए।
इसमें बहुत, उसमें देख लो यूट्यूब पे बहुत पड़ी होगी कोलेस्ट्रॉल से कम। पर ये ध्यान रखना, जो जो गलत साइट्स को विजिट करते हैं ना, पुलिस की बहुत गहरी नज़र होती है उनको। तुम देख तो बम फटता है हमारे देश में, नहीं तो कितने बम फट रहे होते, रोज फटते हैं, लेकिन जो इकट्ठा करते हैं उन्हें पकड़ लेती पुलिस जाके। देखो कितना तुम्हारे आसपास घूम रहे होते, कोई जो है झाड़ू लगाने वाला, कोई तुम्हारे आसपास घूम रहा है भिखारी, तुम्हें पता ही नहीं होता जासूस बैठे हैं। तो तुम बताओ, खुद करके देखो, गड़बड़ करके देखो सही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तो कोशिश भी मत करना। तुम ये सोचो ना, हम ऑनलाइन कर रहे हैं काम, हमें कोई नहीं देख रहा, भूल जाओ। गवर्नमेंट को हर चीज़ की जानकारी होती, तुम क्या करोगे? तो पकड़ लेती है, बस गवर्नमेंट की नीयत होनी चाहिए पकड़ने की, छोड़ेगी नहीं। तो बदमाशी नहीं करना बिल्कुल भी, कोई भी काम ऐसा। ये समझ में आ गई? सर्च क्या करके देख रहे, करके देखिए सर, बम कैसे बनाते हैं, यही टाइप का जो आप पहले मम्मी पापा को बता देना कि मैं बम बनाना सीख रहा हूँ, अगर पुलिस वाले आए तो झेल लेना। अरे कुछ नहीं करना, ज्यादा बम क्या बनाना सीखा, सिलेंडर है तेरे घर पे दिल्ली मार दी। ऐसे नहीं फटता वो भी, ऐसे नहीं फटता, उसमें आग भी लग जाती तो भी नहीं फटता वो सिलेंडर जो होता है। तो ये गलत फहमी मत पा। तो कैसे फटता है? उसके अंदर ब्लड जाता है। तूने किसको फोड़ना भाई, पड़ोसी को मारना है, किसको मारना है? स्कूल वाला तो भाई उससे बाहर निकलिए स्कूल से, क्यों उसकी नुकसान कर रहा है? लास्ट स्कूल में ये तो ये इधर देखो बेटा, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, सुन लो। तो ये समझ में आ गया। अब खाना इसके बाद आया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, विलाय बताई दिया मैंने, विलाय होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो खाना कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब इसका काम खत्म। अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड बचा, यहाँ छोटी सी चौंच सी देख रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो है ये हमारे शरीर में, जब हम घास फूस खाया करते थे, जब हम घास फूस खाते थे, अब तो हम पका हुआ खाते, तो पहले हम क्या करते, सीधा जैसे जानवर खाते हैं ना, ऐसे ही हम खाया करते थे, तो उसमें सेलुलोज होता है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ये अपेंडिक्स काम करता है। ये जानवरों में सब में होता है, क्योंकि भैंस के आगे भूसा डलता है ना, भूसे में सारे में सेलुलोज, जो भी तुम खाओगे कच्चा उसमें सब में सेलुलोज होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। शरीर में तो है पर काम का नहीं है इस टाइम पे, हमारे शरीर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो कई बार क्या है, खाना यहाँ फंस जाता है, जाके खाना यहाँ फंस गया, सड़ने लगता है, तो कहते हैं अपेंडिक्स का दर्द हो गया भाई, भयानक दर्द होता है। कुलदीप सर के भी हुआ तो कटवाना पड़ा था, और कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये फट गया तो आदमी को बचना बहुत मुश्किल। यहाँ होम्योपैथी पे नहीं जाना चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए। वहाँ फिर वही है, जो केमिकल होंगे वही करेंगे इस काम को। तो जितनी भी पैथीज है ना, उनका एक मिक्सचर बनना चाहिए एक्चुअल में। अब तुम्हारे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा खूब जोर की, अब आयुर्वेद वाले के पास चले जाओ, वैद्य के पास रोकना इसे, अस्पताल चला जा, मर जाएगा। तो वो क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, पट्टी वट्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, खून रुक जाएगा। उनके पास है ऐसे केमिकल जो कितना भी ब्लड निकल रहा हो रोक देते। तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई खराब नहीं है, कोई बुरी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस है, तो सबको यूज़ करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ। अब तुम्हारे सिर में भयानक दर्द हो रहा है, अब होम्योपैथी से ठीक नहीं होगा तुम्हें, फिर तो सेरिडोन खानी पड़ेगी, या जो भी तुम खाते हो पेन किलर वो खानी पड़ेगी, भयानक दर्द होगा, नहीं तो बढ़ जाएगा, दस ऐसी हो रही है। तो एलोपैथी अपनी जगह जरूरी है, होम्योपैथी अपनी जगह जरूरी है, आयुर्वेद अपनी जगह जरूरी है। यूनानी और आयुर्वेद एक सी होती है। हमारे देश में एक मंत्रालय बनाया हुआ है, इसको आयुष मंत्रालय बोलते हैं। आयुष होता है आयुर्वेद, ये होता है योग, ये होता है यूनानी, ये होता है सिद्ध, और ये होता है होम्योपैथी। ये 5 पैथीज हमारे देश में एलोपैथी के अलावा मान्य है। मतलब कोई भी डॉक्टर अगर बनना चाहता है तो उसको उतना ही टाइम लगता है जितना एक एलोपैथिक डॉक्टर बनता है। 5.5 साल में बन के निकलेगा, बैचलर होकर निकलेगा।
चाहे होम्योपैथी कर लो, BHMS कर लो, BAMS कर लो, BYMS कर लो, और ये जो BUMS कर लो, कुछ भी कर लो। सिद्ध के लिए भी कुछ होता होगा मुझे इसका पता नहीं। तो ये सब 5.5 साल में करके कोर्स जब भी निकलेंगे, इनमें पूरा डॉक्टर बनाया जाता है, आदमी को हर पार्ट को समझाया जाता है। ऐसे नहीं कि भैया किसी आदमी को 4 दवाई ये पता है वो बैठ गया लेके दे रहा है, ऐसा नहीं होता। फुल टू डॉक्टर, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS से बना था। सर मेरे आगे ना एक सोसाइटी है, तो ना राइट तो एक अंकल है, क्या लगता है तो क्या है हमारा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, 3 नाम है, तुम्हें पढ़ाएंगे तो बताएंगे मैडम। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। यहाँ क्या काम है इसका? इसका काम क्या है, फूड को जो तुमने यहाँ से डाइजेस्ट हो चुका है वो जब इसमें एंटर करता है, इसका सिर्फ ये काम है जो एक्सेस वाटर होता है उस खाने के अंदर उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। जितना तुमने पानी पीते हो उतना बाहर थोड़ी निकलता है, तो शरीर को चाहिए होता है, सेल्स को भी चाहिए होता है, तो पानी एब्जॉर्ब होता है ना, तो वो क्या करती है, जितना जरूरत है उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर तक छोड़ने में उतना रखती है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर देती है। तो इसका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर, ये एब्जॉर्ब कर लेगी उसको। और उसके बाद ये पार्ट बचता है, इसको कहते हैं रेक्टम, जहाँ सारा खाना जो खाया है वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है, और एनस वाला पार्ट ओपनिंग है जिसके थ्रू बाहर निकलता है। तो ये आपने खाना खाने से बाहर निकालने तक का 5 प्रोसेस बता दिए मैंने। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन खाना से एनर्जी निकालना, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन पूरा हो गया, समझ में आ गया। अब घर जाके उसको पढ़ लेना, तुम्हें डाइजेशन समझ में कंप्लीट। यही करवाना था मेरे को, ये तुमने पहले ही करवा दिया। क्या हुआ? एक्सक्रीशन और इजेशन में कुछ फर्क होगा नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा। इजेशन तो एनस के थ्रू ही होगा, एक्सक्रीशन तुम्हारा बहुत जगह से होता है, जहाँ से भी लिक्विड निकल, हमारी स्किन पसीना निकलता है वो एक्सक्रीशन है ना। तेरे ज़्यादा एक्सेस में कफ हो गया, नाक से निकल रहा है वो एक्सक्रीशन है, कान में से निकल रहा है पानी एक्सक्रीशन है, आँखों में से निकल रहा है एक्सक्रीशन है। कान में से हो रहा है, कान में इन्फेक्शन हो बाहर छोड़ता है पानी। ठीक है, तो जितनी ओपनिंग्स हैं हमारे शरीर में, और हमारी किडनी से सबसे बड़ी किडनी हमारी स्किन है। किडनीज में सबसे बड़ी किडनी हमारी जो शरीर में से टॉक्सिन्स निकालती है वो स्किन है। हम एसी में बैठे रहते हैं, हमारे पसीना आता ही नहीं दिन भर। बताओ कब तुम्हारी लास्ट कपड़ा भीगा था? इतने खेले कि कपड़ा भीग गया। चलो तुम खेलते होगे, लड़कियों तो खेलती नहीं है, बंद कर रखा है खेलना। लड़कियां नहीं खेलती, खेलते हो? कोई भी नहीं खेलता। रील्स देखो या घर में बैठे रहो, नहीं जाओ, जब तक खेलोगे नहीं, पसीना निकालो, बीमारी पक्का बनेगी शरीर में। तो खेलो, दौड़ो, बच्चे हो तुम यार, तुम्हें तो खेलना चाहिए। और तुम घर में बैठे रहे तो खेलती है, मनीषा खेलती है, तो अच्छी बात है। ये तो खैर बॉक्सर है हमारी, ये तो पसीना खूब निकालती होती है ना। तो 2-4 को ले जाएगा, झलक को भी ले जाएगा, गायत्री को ले जाएगा, बॉक्सर को भी ले जाना पड़ेगा। इसको एक दिन से बढ़ा दूंगा, बॉक्सर से नेशनल लेवल की देख बहुत होगी कि देखेंगे। और उसके ग्लव से पत्थर में भर के दे दूंगा, जो एक लगने वाला उठे ना। पढ़ नहीं रहा ना, ये गुनाह करा तूने ना पढ़ रहा है, मारते ना तो आप उससे बिठवाऊंगा तेरे को जब बेइज्जती हो गई, जब असली बेइज्जती। ठीक है, समझ में आ गया, डाइजेशन समझ में आ गया सब बच्चों को। अब एक बार जल्दी से 10 मिनट है, एक बच्चे ने किसी ने रेस्पिरेशन भी बोला था अभी, ये तो वो रेस्पिरेशन भी बता देता हूँ जल्दी। अब ये तो पता चल गया तुम्हें अभी रेस्पिरेशन होता क्या है ना। इधर दो बेटा, इसको रख देगा, फोन बहुत निकाल तो ये तो लाता ही नहीं, कुछ बार रखा सिर्फ पापा से करता ये 6 वर्ष से फोन बात तो मैं पढ़े इसीलिए देता क्योंकि फोन रखता है, फोन तो बाबा के पास रहता है, बाहर जाने के भाई तो तेरे को फिर वो दिलवा देना बटन वाला।
कट किया नोकिया 10 घर में पड़ा होगा घर में तो पड़ा होगा नहीं मेरे से ले ले, मैं दे दूंगा।